हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपने इस चैप्टर को फ्रॉम क्लास 12th साइकोलॉजी एनसीईआरटी, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। हमने इस चैप्टर के अंदर कुछ कुछ टर्म्स को जाना था। इंट्रोडक्शन के अंदर ही मैंने आपको आकांक्षा के कहने पर आईक्यू का फॉर्मूला भी बताया था, MA/CA/100, जिसको हम आगे इस चैप्टर में ऑब्वियसली बात है डिटेल में डीकोड भी करेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन में एक पर्सन का नाम आया था जिसका नाम था गैल्टन। अब इसको हम चाहें तो इग्नोर करके निकल सकते हैं, लेकिन थिंकर्स के बारे में जीएस पेपर 4 में एथिक्स में पूछ लिया जाता है, और साइकोलॉजी ऑप्शन में तो ऑब्वियसली बातें पूछा जा सकता है इस पर्सन के बारे में। वैसे ये पर्सन पर्टिकुलरली साइकोलॉजी की फील्ड से कनेक्टेड नहीं है। इसने छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन दिया था अपना साइकोलॉजी के अंदर। ज़्यादातर इस पर्सन का एज सच कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है साइकोलॉजी की फील्ड में, लेकिन फिर भी इसकी बातों को जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये बोला गया कि जो मेन कंसर्न्स हैं मॉडर्न साइकोलॉजी के, जैसा कि हमने क्लास 11th की साइकोलॉजी के अंदर जो थीम्स पढ़े थे, थीम 1 2 3 4 5, तो वो थीम्स का इस्तेमाल करके हम इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, सबकी पर्सनैलिटी अलग कैसे होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पैदा कैसे होते हैं, उसको हम समझ सकते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ गैल्टन। अब मैंने आपको बताया था इतिहास के पन्नों में गैल्टन वैसे तो एक बहुत होशियार आदमी माना जाता है, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर इसने अपनी बातों के ऊपर मतलब अपनी छवि खराब कर दी थी। इसने अपनी बातों अच्छी अच्छी बातों को करते हुए उसी के ऊपर गोबर पटक दिया था इसने। तो थोड़ा सा इसने कंट्रोवर्सी क्रिएट करी थी। अब वो कंट्रोवर्सी क्या है, इसको हम डिटेल्ड तरीके से समझते हैं। सबसे पहले तो गैल्टन का जो पूरा नाम है उसको बोला जाता है सर फ्रांसिस गैल्टन। अगर हम बात करें ये भाई साहब कौन सी कंट्री से थे, तो ये यूके से, इंग्लैंड से इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें कि इसका काम क्या क्या था, मतलब बीइंग अ प्रोफेशनल क्या क्या थे, तो ये एक तो पॉलीमैथ थे। ठीक है। उसके बाद एक्सप्लोरर थे, और साइंटिस्ट भी थे, जिन्होंने बहुत रिमार्केबल फील्ड्स के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया है। कौन कौन सी फील्ड्स के अंदर इन्होंने काम करा? एक तो ही वॉज एसोसिएटेड विद स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, न्यूट्रोलॉजी, और उसके अलावा जेनेटिक्स। दोस्तों यहां पर एक वर्ड आया था, मैंने आपको बोला कि ही वॉज अ पॉलीमैथ। जानते हो क्या मतलब होता है इसका, पॉलीमैथ का? शाबाश शाबाश। एक ऐसा पर्सन जिसको वाइड वैरायटी ऑफ फील्ड्स की नॉलेज हो। ठीक है। वाइड एरियाज में अगर पर्सन को नॉलेज हो तो उसको हम कहते हैं पॉलीमैथ। आप सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको, डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में आप लोगों को नॉलेज होती है। अगर आप उस नॉलेज को अच्छी तरीके से कंठस्थ होकर लेकर चलते हो तो कहीं ना कहीं आप भी एक पॉलीमैथ ही हो। ठीक है। तो इनके कंट्रीब्यूशन में देखने को मिलते हैं स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, जेनेटिक्स और मीटरोलॉजी की फील्ड में। ये मीटरोलॉजी क्या होता है? वेदर एंड क्लाइमेट की जो स्टडी करते हैं, है ना, उसको हम मीटरोलॉजिस्ट बोलते हैं।
एंड द फील्ड इज नोन एज मीटरोलॉजी। तो वेदर एंड क्लाइमेट को स्टडी करने वाली जो फील्ड होती है उसको मीटरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। और इतिहास के पन्नों में ये एक कंट्रोवर्शियल फिगर क्यों है? वाई ही इज अ कंट्रोवर्शियल फिगर? बिकॉज ही यूज द टर्म, एक टर्म देने की वजह से, उस टर्म का मतलब हम डिटेल तरीके से डीकोड करेंगे, और वो है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स टर्म को दोस्तों मैं अभी आपको समझाऊंगा। आप ऐसा मान लो कि यूजेनिक्स जो है वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के साथ, रिप्रोडक्शन के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये नॉर्मल पॉपुलेशन और रिप्रोडक्शन की कोई थ्योरी नहीं होती है यूजेनिक्स। यहाँ पर जब हम यूजेनिक्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की या फिर प्योर ब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन की हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, दैट इज यूजेनिक्स। अब दोस्तों हम फ्रांसिस गैल्टन के कुछ प्रोमिनेंट साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में समझते हैं। इनके की साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं, और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए वैसे भी, क्योंकि गैल्टन के बारे में एज सच इतने सारे डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स मतलब मैंने लाइफ में पढ़े हैं, लेकिन गैल्टन के बारे में मैंने और कहीं जिक्र सुना नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन इतने ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन के बारे में इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे वो आपको पता होने चाहिए। एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में। इन्होंने इंडिपेंडेंट तरीके से डिस्कवर करा था एक तो कोरिलेशन को। हम स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में जैसे बात करते हैं ना, कोरिलेशन, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, मतलब मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में ये बोला जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नोन एज कोरिलेशन। जैसे अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको कोरिलेशन स्टडी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और डिस्कवर करी थी जिसको बोला जाता है गैल्टन बोर्ड। गैल्टन बोर्ड या फिर इसका दूसरा नाम होता है बीन मशीन। बीन मशीन, ताकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर सके। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर सकें। ये क्या है, नाम जितना खतरनाक है समझना इसको इतना ईजी है, क्योंकि ये सारे कंट्रीब्यूशन जो कोरिलेशन और गैल्टन बोर्ड या जिसको बीन मशीन बोला जाता है, ये हम याद रखना है स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में बात कर रहे हैं। अब स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, देखो यार आपको कोई भी स्टडी करनी है, आप खुद बताओ, एक एक करके तो पॉपुलेशन की स्टडी या एक एक करके सर्वे या सबके रिस्पॉन्सेज को जानना आसान तो है नहीं। तो हम आकांक्षा क्या करते हैं, जैसे पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट में हम क्या बात करते हैं, जो हम परसेंटेज देते हैं, तो वो क्या एग्जैक्टली एक एक पॉपुलेशन रिप्रेजेंट होती है क्या पाई चार्ट्स में या हिस्टोग्राम में या बार डायग्राम में? हम रफली बात करते हैं ना मयूर उसके बारे में। पाई चार्ट का जो सबसे मोटा वाला जो पाई होगा, जो सबसे मोटी वाली जो पेस्ट्री बन रखी होगी उसकी, तो यानी कि हम ये बोलेंगे ना कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सेज इसके अंदर आए हैं लोगों के, एक मोटा मोटी अनुमान देने की कोशिश करते हैं ना। तो उसी प्रकार से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब ज़्यादातर लोग, मतलब ऑन एन एवरेज ज़्यादातर लोगों का रिस्पॉन्स ये रहा है, फिर इतने परसेंटेज लोगों का रिस्पॉन्स ये रहा है। तो काइंड ऑफ पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, जिसमें हम एक एवरेज फिगर्स एंड परसेंटेजेस के बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने अपना एक गैल्टन बोर्ड के नाम से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए, जैसे किसी के रिस्पॉन्सेज डालिए, एक जगह पर 1000 लोग रह रहे हैं, अब 1000 लोग सारे अवेलेबल तो हो नहीं सकते सर्वे करने के लिए, तो हमने 750 लोगों का सर्वे कर लिया, 750 लोगों का सर्वे कर लिया आउट ऑफ 1000, क्योंकि हमें बाकी 250 पीपल अवेलेबल नहीं हो पाए। तो
750 लोगों के रिस्पॉन्सेज के बेसिस पर हमने ऑन एन एवरेज एक डेटा कलेक्ट करा, जिसको हम मतलब इनकी भाषा में इनके इन्वेंशन के अकॉर्डिंग गैल्टन बोर्ड या बीन मशीन बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों गैल्टन की कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक्स। फॉरेंसिक स्टडी दोस्तों वो स्टडी होती है कि जहां पर आप ना बॉडी रिलेटेड कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करते हो, जैसे आप फिंगरप्रिंट्स की बात करो, आइरिस स्कैन की बात करो, जो भी आपके यूनिक चीज़ें होती हैं शरीर के अंदर, जिससे एक पर्सन को पता लगाया जा सकता है कि इसकी मौत कैसे हुई, या फिर इस पर्सन के फिंगरप्रिंट है कि नहीं, तो उस स्टडी को हम फॉरेंसिक स्टडी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहला साइंटिफिक बेसिस डेवलप करा था। he established the first scientific basis for फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन। अब ऐसा मत सोचना कि यही वो पर्सन थे जिन्होंने फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन को डिस्कवर करा, लेकिन फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन का एक सबसे पहला साइंटिफिक बेसिस इन्होंने डेवलप करा कि हम डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हैं अलग अलग लोगों की फिंगरप्रिंट की आइडेंटिफिकेशन को हम जान कैसे सकते हैं अलग अलग लोगों की। तो उन्होंने सबसे पहला फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन का साइंटिफिक बेसिस डेवलप करा। हम सबकी फिंगरप्रिंट अलग अलग होती है, कभी भी पृथ्वी के किसी भी दो इंसान का फिंगरप्रिंट पैटर्न सेम हो सकता है? बताओ, नहीं ना। तो इन्होंने ये एक मॉडर्न फॉरेंसिक मेथड डेवलप करा था फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड। तो ये हो गया इनका कंट्रीब्यूशन फॉरेंसिक की फील्ड में। अब बात करते हैं मेट्रोलॉजी की फील्ड में। यानी कि स्टडी रिलेटेड टू वेदर एंड क्लाइमेट। तो इन्होंने सबसे पहला ही इन्वेंटेड फर्स्ट वेदर मैप। ही इन्वेंटेड फर्स्ट वेदर मैप। ठीक है, और जब इन्होंने पहला वेदर मैप मतलब इन्वेंट करा था, तो उसको उस टाइम पर एक न्यूज़पेपर के अंदर छापा गया था। न्यूज़पेपर का नाम था द टाइम्स। मतलब इनको रिकॉग्निशन मिली थी। द टाइम्स एक न्यूज़पेपर था। साल 1875 के अंदर उस न्यूज़पेपर ने इनके पहले वेदर मैप को छापा था। अब एक बात बताओ, ये इतना इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसके इतने सारे इन्वेंशन हैं, और ये छुपा रहता है कि हम इसके बारे में जानते भी नहीं है। आप मीटरोलॉजी की फील्ड में इसकी दूसरी डिस्कवरी देखो, आपके होश उड़ जाएंगे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑन प्लैनेट अर्थ हु डिस्कवर्ड, ये टर्म देखो, पता नहीं है ज्योग्राफी की किताबों से ये पर्सन कहाँ छुपा हुआ था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑन प्लैनेट अर्थ टू डिस्कवर एंटी साइक्लोन। जिसको इन्होंने बोला कि ये हाई प्रेशर वेदर सिस्टम होता है। हाई प्रेशर वेदर सिस्टम होता है। आकांक्षा, आप समझ में आ रहा है कि इसको हम पॉलीमैथ क्यों बोलते हैं? है ना बहुत वैरायटी की नॉलेज इसको, ज्योग्राफी से लेकर फॉरेंसिक्स से लेकर स्टैटिस्टिक्स की फील्ड से रिलेटेड। अब जानते हैं मेन बात, जो अपने इस सब्जेक्ट में काम की है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है
साइकोलॉजी की फील्ड में, साइकोलॉजी की फील्ड में सर फ्रांसिस गेल्टन is regarded as founder of साइकोमेट्रिक्स। ठीक है, ताकि हम इंडिविजुअल पर्सनालिटीज को अलग अलग करके देख सकें और लोगों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पता लगा सके। जैसे चैप्टर का नाम है ना वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, तो यानी कि जो डिफरेंसेस होते हैं लोगों के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में, उसको मेजर करने के लिए इन्होंने साइकोमेट्रिक्स इन्वेंट करा था। अच्छा, क्या होता है साइकोमेट्रिक्स के अंदर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने बोला था कि एक इंडिविजुअल को अगर स्टडी करना है ना आपको, तो आप ये नहीं कह सकते ये फालतू बातें कि देखो इस क्रिस्टल की तरफ तुम्हें नींद आ रही है, इसकी तरफ देखते जाओ, मेरी आंखों में देखते जाओ। इन्होंने कहा था ये फालतू की बातें हैं। ऐसे किसी पर्सन को आप होश में लाना या मदहोश करना, उसको ऐसे नहीं कर सकते हो। आपको अगर लोगों के रियलिटी में अगर उनके इमोशंस को, फीलिंग्स को, इन सब चीज़ों को जानना है, तो सबसे पहले उनके बारे में प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो। लॉजिकल रैशनैलिटी के बेसिस पर लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए उनके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो। जब पर्सन का बैकग्राउंड आपको पता लगेगा, उसका जीवन कैसा है, उसके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, बचपन में उसके साथ क्या हुआ था, तो आज जो पर्सन वो चिड़चिड़ा है या आज जो पर्सन वो इतना हंसमुख है, या उस पर्सन को बोला जाता है कि ये तो बेशरम है, ये तो चिकना खड़ा है, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो हमें आज के उस पर्सन को समझने के लिए उसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। अच्छा, बैकग्राउंड समझे कैसे? तो इन्होंने बोला था कि हमें जानना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए कि लोगों के, अगर हमें मेंटल स्टेट को पता लगाना है, अगर हमें लोगों के मेंटल स्टेट को पता लगाना है, तो इन्होंने बोला था प्रैक्टिकल चीज़ों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और वो प्रैक्टिकल चीज़ें क्या हैं? एक तो उन्होंने बोला था कि क्वेश्चनेयर, और दूसरी इन्होंने चीज बोली थी सर्वे। तो उन्होंने क्वेश्चनेयर और सर्वे का इस्तेमाल करा था। अच्छा, क्वेश्चनेयर में क्या होता है आकांक्षा, कशिश, क्या होता है क्वेश्चनेयर में? वो भी एक स्टैटिस्टिक्स का वैसे टूल है, लेकिन हम साइकोलॉजी में क्या वो करते हैं। क्वेश्चनेयर में होता क्या है? सर्वे और क्वेश्चनेयर कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। क्वेश्चनेयर सर्वे का पार्ट होता है, मतलब सर्वे को अगर आपको इफेक्टिव तरीके से कंडक्ट करना है, यू शुड यूज क्वेश्चनेयर। क्या होगा क्वेश्चनेयर में? कभी आकांक्षा टर्म के बारे में सुना है आपने? कशिश, आपने सुना है? नहीं सुना? आकांक्षा, आपने? हाँ, फॉर्म होता है। तो जैसा मयूर ने बोला, ये एक फॉर्म होता है। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल होता है। हम साइकोलॉजी में आगे चल के इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे क्वेश्चनेयर वगैरह के बारे में। देखो, ये ऐसा एक चिट्ठा है, इस पे ना क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। अब यहां पर जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं, वो दो तरीके से मैं आपसे प्राप्त करूंगा। आपको मैंने क्वेश्चन पूछ रखा है, आप दो प्रकार के रिस्पॉन्सेज को यहां पर फिल कर सकते हो, या तो ट्रू या फॉल्स, या येस या फिर नो, सिंपल। तो अगर आपका किसी क्वेश्चन पे कोई ओपिनियन है, अगर आप येस बोलना चाहते हो तो यहां टिक कर दो, ट्रू बोलना चाहते हो तो यहां टिक कर दो, फॉल्स बोलना चाहते हो, नो करना चाहते हो तो यहां टिक कर दो। एक और बॉक्स होता है वैसे, मतलब न्यूट्रल ओपिनियन भी होता है कि हमारा कोई ओपिनियन है इस चीज़ के ऊपर, तो ये क्वेश्चनेयर होता है। अब क्वेश्चनेयर जनरली मतलब ऐसा एमसीक्यू की फॉर्मेट में होता है, लेकिन ऐसा एमसीक्यू नहीं कि आपको मतलब यूपीएससी के प्रीलिम्स में एलिमिनेट करके एमसीक्यू निकालना है। ऑप्शन वहां सेट होते हैं हर क्वेश्चन के नीचे, ट्रू, फॉल्स, न्यूट्रल, येस, नो, न्यूट्रल, नो ओपिनियन, ऐसे करके शो होता है। कुछ क्वेश्चन यार, अच्छा ये वाले क्वेश्चन है जिसमें येस, नो, ट्रू और फॉल्स या एमसीक्यू वाला पैटर्न होता है ना, जिसमें एमसीक्यू वाला पैटर्न होता है, उसको हम कहते हैं
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनियर, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनियर। ऑब्जेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक पर्टिकुलर, जैसे आपने नो बोला किसी चीज पर तो 50 रिस्पोंडेंट का और नो आ सकता है, आपने यस बोला तो और 50 लोगों का यस आ सकता है, आपने बोला कि मेरा कोई ओपिनियन नहीं है तो और भी ऐसे लोगों का रिस्पॉन्स हो सकता है। एक क्वेश्चन यार ऐसा होता है, एक फॉर्म दिया गया आपको, यहां आपका क्वेश्चन है प्रिंटेड, और उसके बाद आपको यहां पर इतनी जगह दी गई, फिर यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 आपका प्रिंटेड है, फिर आपको उसके नीचे अगले पेज पर उतनी जगह दी गई जहां पर आपको खुद से अपने आंसर्स फिल करने, लिखने हैं। अब आपने आंसर यहां पर थोड़ा सा डिटेल्ड तरीके से दिया, ये एमसीक्यू के बेसिस पे तो है नहीं, यहां पर आपका एक डिटेल्ड रिस्पॉन्स आ रहा है। अब डिटेल्ड रिस्पॉन्स मतलब ऐसा भी नहीं कि आपने पूरा पन्ना भर दिया, 1-2 लाइनों का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो फिर भी हम उसको, क्योंकि वो एमसीक्यू का पैटर्न नहीं है इसलिए हम उसको डिटेल्ड रिस्पॉन्स कहते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चनियर होता है इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चनियर, क्योंकि आपने जो आंसर भर रखा है वो हो सकता है कि दूसरों के आंसर से मिलता जुलता ना हो। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चनियर होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला था कि अगर हमें इंडिविजुअल के मेंटल स्टेट को पता लगाना है, या तो अगर आपको बहुत भीड़ भड़क्के के बारे में, बहुत सारी पॉपुलेशन को स्टडी करना है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनियर का इस्तेमाल कर लो। और अगर आपको एक एक करके एक एक पर्सन की मेंटल स्टेट को पता लगाना है और आपको उसके ऊपर केस स्टडी कंडक्ट करनी है, केस स्टडी होती है इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ पर्सन, जिसमें पर्सन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी चेक होता है कि बचपन में उसके साथ क्या हुआ, उसका उसकी शिक्षा कैसे हुई, उसका स्कूल का एनवायरनमेंट कैसे था, घर का एनवायरनमेंट कैसे था, माता पिता के रिश्ते कैसे थे, वो सारे बैकग्राउंड को जानते हुए पर्सन की करंट मेंटल स्टेट को पता लगाया जाता है। तो वहाँ पर पर्सन से हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट ये हो कि एक एक करके उससे डिटेल्ड रिस्पॉन्स हमें जानने हैं, उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चनियर। तो ये हो गया क्वेश्चनियर। और क्वेश्चनियर का इस्तेमाल करके आप कर क्या रहे हो, लोगों के ओपिनियन को पता लगा रहे हो, लोगों के आइडियाज़ को पता लगा रहे हो, उनकी फीलिंग्स को पता लगा रहे हो। और ऐसा आप हो सकता है कि किसी एक इंडिविजुअल को पता लगा रहे हो, या फिर आप मल्टीपल इंडिविजुअल्स का पता लगा रहे हो, एक पॉपुलेशन का जो पार्ट है, गिने चुने जो लोग हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं, आप उनके बारे में स्टडी कंडक्ट कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं सर्वे कंडक्ट करना। ताकि सर्वे क्यों कंडक्ट करा जाता है, ताकि हम लोगों से उनका ओपिनियन लेकर आ सके। जैसे आप किसी मॉल में गए, वहाँ पर एक पर्सन आपको मिला कि मैम ये अभी अभी हमारी कंपनी ने, ये एक नई कंपनी है, हमने एक ब्रांड स्टार्ट करा है, चिप्स का ब्रांड है, आप इसको एक बार ट्राई करें, 1-2 चिप्स आप खाएं और ये जो फॉर्म है एक बार इसको फिल करें कि आपको कैसा लगा। तो उस फॉर्म में मतलब वो पर्सन कर क्या रहा है आपको चिप्स खिलाकर, वो आपसे सर्वे लेना चाह रहा है, आपका सर्वे कंडक्ट हो रहा है, और आपको वो जो फॉर्म देगा या तो उसमें येस नो या न्यूट्रल वाले ऑप्शंस होंगे। आपको सिंपली वो पेन देगा, फॉर्म में ऑलरेडी क्वेश्चन सेट है, आपने या तो उनको भर दिया, टिक 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 लगा दिया आपने बॉक्स के ऊपर, या आपने प्रॉपर तरीके से ऐसा एक आंसर लिखा। तो सर्वे और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करता है अगर क्वेश्चनियर का हम सहारा लें, रेदर देन, मतलब अब ऐसा बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट करते हैं, आप ऐसा जानोगे कि मुंह जुबानी बात करना, मतलब सर्वे कंडक्ट करने का ये भी तरीका होता है कि आप वर्बल रिस्पॉन्सेज को भी ले सकते हो। जैसे मतलब मान लो एक सर्वे होता है, हम आगे चल के पढ़ेंगे टेलीफोनिक सर्वे। आप वहाँ पर, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक गली मोहल्ले में जाओगे, कुछ लोग ऑफिस गए हुए हैं, तो आपने उनका फ़ोन नंबर प्राप्त कर लिया, आप उनसे बोल रहे हो कि सर और मैम जब भी आप फ्री होंगे जस्ट स्पेयर 5 मिनट्स विद मी, 5 मिनट का आप बस मुझे समय दे दो। और आपने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे और आपके पास फ़ोन पे बात करते हुए फॉर्म रखा हुआ है, आप उनको टिक 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 लगाते जा रहे हो, जो भी वो रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं आपने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर ली, ठीक है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो वो एक प्रकार से टेलीफोनिक सर्वे है, तो वहाँ पर आपने फॉर्म नहीं भरवाया। लेकिन गैल्टन ये कहते थे कि अगर आप क्वेश्चनियर का इस्तेमाल करोगे तो आपके सर्वे जो होंगे वो और ज़्यादा इफेक्टिव बन जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? तो एक तो इनका कंट्रीब्यूशन था ये साइकोलॉजी की फील्ड में विद रिस्पेक्ट टू साइकोमेट्रिक्स, एंड ही वाज अ फर्स्ट पर्सन, ये भी याद रखना,
ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने बोला कि अगर हमें लोगों की मेंटल स्टेट को पता लगाना है तो पहली बार इन्होंने क्वेश्चनेयर और पहली बार इन्होंने साइकोलॉजी की फील्ड में सर्वे मेथड को प्रमोट करा था फर्स्ट टाइम। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इनका। देखो बहुत सारी चीज़ों में फर्स्ट हैं कि पहली बार इन्होंने ये दिया, पहली बार इन्होंने इसके बारे में बात करी, ये इसके फाउंडर थे, ये इसके इन्वेंटर थे। उसके बाद साइकोलॉजी की फील्ड में इस चैप्टर में जो हम बात करने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में इन्होंने बात करी। एक डिबेट आएगी इस चैप्टर में, हम आगे चल के पढ़ेंगे। नेचर वर्सेस नर्चर। ताकि ये एक लिंक इस्टेब्लिश कर सकें, ये बता सकें कि हमारी जो इंटेलिजेंस होती है, पर्सन की जो इंटेलिजेंस होती है, उसका क्या प्रभाव होता है, मतलब वो प्रभावित कैसे होती है। सॉरी, इंटेलिजेंस का प्रभाव नहीं, इंटेलिजेंस खुद प्रभावित कैसे है हेरिडिटी से और एनवायरनमेंट से। और ये जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी लिंक्ड है आपके नेचर से। यहां पर नेचर का मतलब है जीन्स, या यहां पर आपके बेसिक नेचर की बात नहीं हो रही, यहां पर नेचर का मतलब है जीन्स, आपके जेनेटिक फैक्टर्स। और नर्चर का मतलब है आपका एनवायरनमेंट। तो ये स्टडी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है। मतलब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अलग अलग बच्चों को स्टडी करा जाता है। जैसे ये देखा गया था, कंक्लूजन इसकी निकली थी, हम लोग ये मानते हैं ना कि जो ट्विंस हैं, जो ट्विंस हैं, अब ट्विंस में बहुत हरकतें उनकी मैच करती हैं। 9 महीने सेम टाइम पर वो माँ की कोख में रहे, सेम टाइम पर वो पैदा हुए, तो ट्विंस की इंटेलिजेंस ना बहुत ज़्यादा कोरिलेट करती है, बहुत ज़्यादा मैच करती है उनकी इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस मैंने आपको बता दिया, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट पढ़ाई लिखाई, हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस करा था। तो जो ट्विंस हैं, इंटेलिजेंस मतलब बहुत सारी चीज़ों से बना होता है ना। हमने यहाँ पर इतने सारे फैक्टर्स को पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को समझना, अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करना, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना, रीजनिंग और लॉजिकल बेसिस पर बात करना। लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं तो जो प्रॉब्लम अगर आ रखी है तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अगर किसी पर्सन के अंदर है, तो ये सारे फैक्टर्स से मिलकर इंटेलिजेंस बनी होती है। इंटेलिजेंस इज नॉट ओनली अबाउट कि अगर आप क्लास में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, आपके पास बहुत सारी डिग्री है, वो इंटेलिजेंस नहीं है। साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस का मतलब होता है बहुत सारे फैक्टर्स को मिलाकर आपकी इंटेलिजेंस बनती है, ठीक है। और इमोशनल इंटेलिजेंस एक अलग चीज़ होती है, वहाँ पर आप अपने इमोशंस को भी समझते हो और दूसरों के इमोशंस को भी समझकर उनकी रिस्पेक्ट करते हो। तो ट्विंस जो हैं उनकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। लेकिन यहाँ पर 2 प्रकार के ट्विंस भी तो होते हैं। एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस और एक होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। अब ट्विंस में भी होता है कि अगर आप उनका नर्चर जो एनवायरनमेंट है वो अलग कर दो। जैसे आइडेंटिकल ट्विंस मतलब सेम तरीके से दिखने वाले ट्विंस हैं। मान लो कि 2 यहाँ पर बॉय और बॉय पैदा हुए या गर्ल और गर्ल पैदा हुई, यहाँ पर एक बॉय एक गर्ल या गर्ल और बॉय, कुछ भी कह लो, एक ही बात है। सेम एनवायरनमेंट में पैदा होंगे तो इनकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। ये स्टडी कंडक्ट हो चुकी है इसके ऊपर, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे। अब जो ट्विंस होते हैं, अगर वो उनका नर्चर अलग है, अगर उनका एनवायरनमेंट अलग है, एनवायरनमेंट कैसे उनका ट्विंस का जो है वो अलग हो सकता है। अगर जो ट्विंस पैदा जो हो रखे थे, अगर वहाँ पर एक माँ की कोख से 2 बच्चे निकले, वो ट्विंस निकले, एक बच्चा दे दिया गया आपके चाचा को या आपके ताऊजी को या मौसी को या बुआ को।
अब वो उनके एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है, उन्होंने अपने हिसाब से उसकी परवरिश कर रखी है। तो मान लो कि अगर आपका कोई ट्विन भाई या कोई ट्विन बहन है, आप में से जो भी लोग मेरे को इस चीज को सुन रहे हो, आप अपनी जेंडर के हिसाब से अगर मान लो कि आपका कोई एक आइडेंटिकल या फेटर्नल ट्विन भाई या कोई ट्विन बहन है, लेकिन वो आपके साथ नहीं पला बड़ा है, वो आपके साथ नहीं पली बड़ी है, वो किसी और के घर में है, आपकी मौसी, आपके चाचा, आपके ताऊजी, आपकी बुआ, उनके घर में है वो, तो उनकी इंटेलिजेंस के अंदर डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा। फिर यहां पर अपार्ट फ्रॉम ट्विंस, यहां पर सिबलिंग्स की बात होती है। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन जो अलग अलग टाइम पर पैदा हुए हैं, या तो बहन बड़ी है भाई छोटा है, या तो भाई बड़ा है बहन छोटी है, और 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो डिपेंड करता है। सारे अगर एक ही घर के अंदर उनकी परवरिश हुई है तो उनकी इंटेलिजेंस कितनी रिलेट करती है। और वहीं पर अगर सिबलिंग्स इफ दे आर रेयर्ड अपार्ट, उनका नर्चर अलग कर दिया गया। अगेन वही वाली बात के आपके मम्मी के 2 बच्चे थे, तीसरा बच्चा जो हुआ उन्होंने वो चाचा ताऊजी या किसी को वो दे दिया, या कोई बच्चा कभी किसी मार्केट में खो गया और उसका बिल्कुल ही अलग एनवायरनमेंट हो गया, वो बचपन में ही खो गया था, तो वहाँ पर इंटेलिजेंस जो है वो डिफर कर जाती है। तो यहाँ पर इस केस स्टडी का ऑटोमेटिकली जो कंक्लूजन था वो ये निकल कर आया कि हमारे इंटेलिजेंस में नेचर का, यानी कि जो जीन्स होते हैं हमारे, उनका तो प्रभाव पड़ता है। डीएनए और जो जीन्स हैं, हमारी इंटेलिजेंस में जीन्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस को मोल्ड करा जा सकता है अगर हमारा जो नर्चर है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो अगर हमें अलग अलग प्रकार से मिलता है। तो फिर इस की स्टडी में अपार्ट फ्रॉम ये ट्विंस, सिबलिंग्स, रेयर्ड इन सेम एनवायरमेंट, रेयर्ड इन डिफरेंट एनवायरमेंट, आइडेंटिकल ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस, इनके सबके बारे में स्टडी करने के बाद एक स्टडी और कंडक्ट करी गई थी कि कुछ ऐसे बच्चे जिनको पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में थे या फिर जो अनाथ थे, जिनको अडॉप्ट करने के बाद या फिर जिनको फ्यूचर में आगे चलकर लाइफ में अच्छी फैसिलिटी दी गई, अच्छा स्कूल एनवायरनमेंट, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहना, सुख सुविधा दी गई, तो उनका इंटेलिजेंस अभी तक जैसा था वो बढ़ भी जाता है वो ग्राफ। जैसे कोई पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का कोई बच्चा है, ठीक है, उसका पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, तो उसका इंटेलिजेंस गिरा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही अगर हम उसको अच्छी फैसिलिटीज वाले एनवायरनमेंट के अंदर अगर रखने लगे तो उसका इंटेलिजेंस का जो ग्राफ है वो भी बढ़ने लग जाता है। ये भी केस स्टडी कंडक्ट करी गई थी। तो इसको हम नेचर वर्सेस नर्चर की एक डिबेट कहते हैं, ठीक है। ये यहां पर आपका इस चैप्टर में आगे चलकर आता है, ये इंटरप्ले, इंटेलिजेंस इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर, ठीक है। जैसे हम इसके अंदर पढ़ेंगे शॉर्ट में, अभी मैं आपको बता देता हूं कि इंटेलिजेंस जब टेस्ट करी गई आइडेंटिकल ट्विंस की, एक जैसे दिखने वाले ट्विंस की, जैसे मैंने आपको रोडीज के रघु राजीव दिखाए थे ना, ठीक है। तो इफ दे आर रेयर टुगेदर, यानी कि साथ में उनकी परवरिश करी गई है, तो उनकी इंटेलिजेंस रिलेट करती है आपस में 0.90। मैंने आपको बताया था कोरिलेशन नंबर होते हैं, अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये 90% निकल कर आएगा। 90% उनकी इंटेलिजेंस मैच करती है आइडेंटिकल ट्विंस की, जिनको सेम एनवायरनमेंट में बड़ा पला, मतलब वो बड़े होते हैं, पले होते हैं। अगर वहीं पर जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, मतलब ट्विंस अभी भी आइडेंटिकल ही हैं, लेकिन हमने उनका एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, जैसे एक कोई खो गया, या फिर हमने किसी को मौसी ताऊजी वगैरह को, चाचा जी को एक बच्चा दे दिया, तो फिर बड़े होकर जब उनकी इंटेलिजेंस देखी जाएगी तो वो रिलेट करेगी 72%। जो फेटर्नल ट्विंस है, मतलब एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, या शक्ल मैच नहीं हो रही है ट्विंस ही मतलब वो, और ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं, यहाँ पर 3 बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन वो फ्रेटर्नल ट्विंस है, आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है, उनकी इंटेलिजेंस 60% मैच करती है। जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, जो सिबलिंग्स हैं, मतलब अलग अलग टाइम पे पैदा हुए हैं, मतलब 3 साल का 2 साल का गैप है, 1 साल का गैप है, बड़े भाई छोटी बहन में, बड़ी बहन छोटे भाई में, उनकी इंटेलिजेंस रिलेट करती है 50%। इसलिए भाई बहनों में या फिर 2 भाइयों में, 2 बहनों में आप देखोगे कि लगाव है, लेकिन लड़ाई झगड़े तू मैं मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो 50% ही सिर्फ इंटेलिजेंस मतलब मैच कर रही होती है। लेकिन अगर इनको एक साथ ही पला बड़ा करा गया तो ही 50% ये मैच करेगी। और वहीं पर जो सिबलिंग्स हैं, अगेन मतलब भाई बहनों की यहाँ पर बात हो रही है, अगर उनको अलग अलग एनवायरनमेंट में बड़ा करा गया तो उनकी इंटेलिजेंस सिर्फ 25% मैच करेगी। फिर ये भी देखा गया, जैसे मैंने आपको बताया कि एडॉप्टेड चिल्ड्रन जो हैं, जिनको गोद लिया गया, ठीक है,
और इनको डिसएडवांटेज होम से उठाकर अच्छी अच्छी फैमिलीज में डाला गया जहां पर हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस था, तो उनके इंटेलिजेंस स्कोर जो है वो इंक्रीज करने लग जाते हैं। उनके इंटेलिजेंस स्कोर के अंदर एक इंक्रीमेंट शो होने लग जाता है। जो एनवायरमेंटल डेप्रीवेशन होती है, जैसे किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही, वो नहीं मिल पा रही है, और पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है, सोने के लिए अच्छा घर नहीं है, वहीं पर अगर किसी पर्सन को ऐसे नियर फ्यूचर में या फिर ऐसे परिवार में किसी ने गोद ले लिया जहाँ पर न्यूट्रिशन बहुत अच्छा उनको मिल रहा है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा मिला है, क्वालिटी की स्कूलिंग मिल रही है, तो ऐसे लोगों का इंटेलिजेंस जो है होता है वो बढ़ भी जाता है। इसको हम कहते हैं नेचर और नर्चर की स्टडी। नेचर मतलब हेरिडिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जीन्स, जो आपके बायोलॉजिकली जो पेरेंट्स होंगे उनसे आपकी इंटेलिजेंस कितनी मैच करती है। लेकिन अगर वो आपके पेरेंट्स नहीं भी आगे चलकर, लेकिन आपको इन्वायरमेंट बढ़िया मिल गया, तो आपकी इंटेलिजेंस बढ़ भी जाती है। जीन से आपकी इन्वायरमेंट मतलब स्टैटिक रहेगी, जो मतलब आप जीन्स डीएनए से बोरो करोगे वो उतनी इंटेलिजेंस है आपकी। लेकिन नर्चर अगर अच्छा मिल गया, अगर आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिल गया, चाहे भले ही आपकी परवरिश फिर उसके बाद आपके माँ बाप ने नहीं कर रखी है, तो वो इन्वायरमेंट के अंदर आपके इंटेलिजेंस ग्रो भी हो जाता है। जैसे अब जरूरी नहीं है कि मतलब किसी कोई आपको गोद ले, ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत टाइम लाइफ में घर की तू मैं कलेश बंदिशों में बिताई हो, और नियर फ्यूचर में आप किसी एक ऐसे पार्टनर के साथ हो जो कि आपकी बहुत कदर करता हो, बहुत रिस्पेक्ट करता हो, आपको वो सारे लम्हे एंजॉय करने को मिले जो आपको हो सकता है कि माँ बाप के साथ रहते हुए ना मिले हो। माँ बाप के साथ रहते हुए आपको ऐसा लग रहा हो कि आप जेल काट रहे हो, लेकिन फ्यूचर में जाकर आपको एक ऐसा पार्टनर मिला जो कि आपकी सारी विशेस एंड डिजायर्स को पूरा कर रहा है, तब भी आपकी इंटेलिजेंस ग्रो कर जाएगी फ्यूचर में। ये बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है। और मैंने फिर आपको ये बताया था ना IQ का फॉर्मूला, वो यहाँ पर हम बात करेंगे फिर, MA/C/100। इसको हम इंटेलिजेंट कोशेंट कहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको गैल्टन के बारे में समझाना चाहता था। ठीक है, हम गैल्टन को चाहे तो इग्नोर करके जा सकते थे, लेकिन अब ये देखो जो इसमें लिखा हुआ है आगे चलकर नेचर नर्चर की डिबेट, तो एटलीस्ट आपको पता तो लग गया कि ये किसने दिया है और इसका कितना इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। समझ में आया सब कुछ यहाँ तक? कोई डिफिकल्टी तो नहीं? आकांक्षा, मयूर, कशिश, ये बीन मशीन देखो यार, मैं सर बात बताऊं, देखो दोस्तों ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, मैंने इसको सर्च नहीं करा है, थोड़ा बहुत बस मैंने इसके बारे में जो गूगल से जो कंटेंट निकाला था आपके लिए बताने के लिए कि इन भाई साहब की क्या क्या साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है, तो वो सारी साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन मैं एक जगह पर ले आया। मैंने इन डेप्थ जाकर इसको स्टडी नहीं करा है, बस इसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है कि मतलब मैंने आपको बताया ना भी, जैसे पाई चार्ट में हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ही तो करते थे चीज़ों को, क्योंकि मयूर स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। आप हर एक पॉपुलेशन को स्टडी कैसे कर सकते हो यार? कल को आप ये कहने लगो, जैसे मैं एक बात बताता हूँ ना, कल को आप कहने लगो एक सर्वे कंडक्ट हुआ इलेक्शन से पहले कि कितने लोग जो है वो बीजेपी को हेट करते हैं, तो वो आंकड़े जो आते हैं रफ फिगर में, जो परसेंटेज बनी हुई है वो रफ फिगर्स ही तो है। एक एक इंडिविजुअल, एक एक बच्चा, एक एक महिला, एक एक बुजुर्ग, घर के जितने परिवार के जो लोग थे, हर किसी को स्टडी करके थोड़ी ना रिस्पॉन्स हम निकाल सकते हैं। तो नॉर्मली हम उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ऐसे ही इसने अब इसको कुछ अपना निकालना था, तो इसने एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स का एक मेजर निकाल दिया जिसको गैल्टन बोर्ड या बीन मशीन कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है। देखो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, IQ का कर्व दिखाता हूँ मैं आपको, मज़े आ जाएंगे आपको। ये देखो IQ का कर्व होता है बेल शेप्ड कर्व, और किसी भी कंट्री के अंदर जो नॉर्मल IQ रेंज होता है वो होता है एवरेज। देखो एवरेज देख रहे हो, ये लिखा हुआ है एवरेज, और एवरेज की 2 सीमाएं कहां तक हैं, ये और ये कहां थे? 90 से लेकर 110 तक। ये होता है एवरेज IQ, मतलब नॉर्मल जो IQ होता है पॉपुलेशन का वो यहां लाई करता है, इतना IQ होता है जनरल लोगों का। और जो वेरी सुपीरियर वाले जो लोग होते हैं, हाई एवरेज सुपीरियर वो करके, तो वो 110 से 120 वाले जो होते हैं वो हाई एवरेज वाले लोग होते हैं। 120 से 130 वाले जो लोग होते हैं वो सुपीरियर होते हैं। 130 से ऊपर जिनका IQ होता है वो वेरी सुपीरियर होते हैं। निकालना कैसे इसको? MA/CA/100 ये करके। तो ये देखो एवरेज पॉपुलेशन का जो IQ स्कोर होता है 90 to 109 होता है। 50% से ज़्यादा आबादी किसी भी कंट्री की यहाँ लाई करती है, उनका इतना IQ होता है। 70 से कम हो अगर किसी का IQ, तो वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं, वो स्पेशल चाइल्ड होते हैं। फिर ऐसे लोग सिर्फ 2.2% ही होते हैं किसी कंट्री में। और 130 से ऊपर वाले ऐसे लोगों को हम कहते हैं वेरी सुपीरियर एबिलिटी इनकी IQ में।
ये भी बहुत कम होते हैं। अगर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड जो स्पेशल चाइल्ड है अगर वो बहुत कम है, तो वेरी सुपीरियर वाले 130 से आईक्यू वाले भी बहुत लोग कम ही होते हैं, 2.2 ही होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो ये देखो ऐसे ही होता है, बीच में 50%, फिर 16.1 16.1, 6.7 6.7, 2.2 2.2। ये समझ में आ जाएगा आपको, ये क्लासिफिकेशन है लोगों की ऑन द बेसिस ऑफ देयर आईक्यू लेवल। और 70 से जो नीचे होते हैं, तो जैसे कुछ लोग स्पेशल चाइल्ड है लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि वो कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं, शादी नहीं कर पाएंगे, ऑफिस नहीं जा पाएंगे, या बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाएंगे। उसमें भी 4 कैटेगरीज बनती हैं हमारी, ठीक है। 55 से लेकर 70 तक के आईक्यू वालों को हम माइल्ड आईक्यू वाले लोग कहते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पर 35 टू 55 वालों को मॉडरेट कहते हैं, 20 से 40 वालों को हम सीवियर कहते हैं, और जिसका आईक्यू 20-25 तक ही होता है उसको हम प्रोफाउंड कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ये शुरू के 2 लोग तो फिर भी अपना ख्याल रख लेते हैं जीवन भर, लेकिन सीवियर और प्रोफाउंड वालों की हालत फिर बहुत ख़राब होती है। वो अपनी टॉयलेटिंग नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते हैं, कभी शादी नहीं कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई कभी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, जॉब पे नहीं जा सकते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें फिर समझ में नहीं आती है। वो फिर प्रॉपर जो एक सीवियर स्पेशल चाइल्ड जैसे जो लोग होते हैं वो फिर बुढ़ापे तक ऐसे ही फिर वो बिहेव करते हैं। माइल्ड वाले फिर भी ठीक होते हैं, थोड़ा सा मतलब ये अपना ख्याल खुद से रख लेते हैं, थोड़ा सा इनको ट्रेनिंग की नीड होती है, थोड़ी सी ज़्यादा ट्रेनिंग की नीड होती है मॉडरेट वालों को, लेकिन सीवियर प्रोफाउंड वालों के ऊपर जीवन भर मेहनत करनी पड़ती है। माँ बाप बड़ी भरी जवानी में इनका ख्याल रखते रखते बूढ़े हो जाते हैं, और उसके बाद उनको एंग्जाइटी इस चीज़ की होती है कि हमारे जाने के बाद हम तो प्यार करते हैं क्योंकि हमारी औलाद है, जैसा भी हमें भगवान ने दे रखा है हम तो प्यार करेंगे, ये भगवान की मर्जी थी कि हमें ऐसा बच्चा मिला, लेकिन हमारे जाने के बाद इसका क्या होगा। तो वो भी एक तरीके से एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है, जिसको हम चैप्टर 4 में समझेंगे कि ऐसा कुदरत की देन अगर ऐसे बच्चों की फॉर्म में निकल कर आती है तो उससे लोगों के मेंटल स्टेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए चैप्टर बहुत बेहतरीन है, ये बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखोगे जिससे आपका मेच्योरिटी लेवल और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, ठीक है। हाँ जी आकांक्षा। तो दोस्तों आपको इंटरेस्टिंग लगा अभी तक ये वाली चीज़ें, गैल्टन भाई साहब की इन्होंने जितनी भी बातें बोली, ठीक है। हाँ एक सेकेंड मैं आपको कौन सा यूजेनिक्स के ऊपर अभी तक मैंने बात ही नहीं करी है, अभी करते हैं इसके ऊपर बात, रुक जाओ। इनका 5th कंट्रीब्यूशन था, देखो स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में हो गया, फॉरेंसिक की फील्ड में हो गया, क्लाइमेट और वेदर की फील्ड में हो गया, मौसम वगैरह के बारे में इन्होंने, एंटी साइक्लोन के बारे में बोला वो हो गया, साइकोलॉजी की फील्ड में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है ये भी हो गया। एक चीज़ और रह गई है, एक चीज़ और है, दैट इज इंटेलिजेंस टेस्टिंग, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्टिंग, कशिश अपना माइक बंद करो। इंटेलिजेंस टेस्टिंग, तो ये पहले इंटेलिजेंस टेस्टिंग, तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू मेजर इंटेलिजेंस ऑब्जेक्टिवली। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, चैप्टर का बेस है ये। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। अच्छा आप इनको, एक मिनट आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताओ, आकांक्षा, कशिश, मयूर, क्या हम इनको साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं गैल्टन को? देखो साइकोलॉजिस्ट मत बोलो इनको, मैंने अभी आपको एक टर्म दी ना, जानकार हर एक फील्ड के बारे में थे। जैसे यार आप लोग यूपीएससी के स्टूडेंट हो, अब आप लोग इतनी साइकोलॉजी को पढ़ के गैल्टन के मुकाबले या किसी भी साइकोलॉजिस्ट के मुकाबले जब आप पूरी साइकोलॉजी पढ़ लोगे, पूरी ज्योग्राफी पढ़ लोगे, हिस्ट्री पढ़ लोगे, तो आपको बहुत सारे लोगों के कंपैरिजन में, भारत के लोगों के कंपैरिजन में आपको उनसे ज़्यादा ही ज्ञान होगा। लेकिन आपके पास डिग्री थोड़ी ना हर एक फील्ड की, तो आप पॉलीमैथ बन सकते हो, है ना। अगर मुझे साइकोलॉजिस्ट लिखना होता तो मैं ऊपर ही नहीं लिख देता साइकोलॉजिस्ट इनको। तो ये पॉलीमैथ हैं, एक्सप्लोरर हैं, साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट इसलिए थे क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की बड़ी सारी चीज़ें इन्होंने इसके बारे में बात करी, है ना, साइंटिफिक स्टडी करी इन्होंने, लेबोरेटरी कंडीशंस में इन्होंने इसके बारे में अपना पहला वेदर मैप बनाया दुनिया का, जिसको द टाइम्स नाम के अखबार ने छापा भी 1875 के अंदर, 1875 के अंदर। लेकिन ये साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, ठीक है। तो इनको कभी भी साइकोलॉजिस्ट बोल के डिनोट मत करना। तो इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन्होंने, मतलब ये पहले से पर्सन थे जिन्होंने इंटेलिजेंस को मेजर करा। ही वॉज द फर्स्ट टू मेजर, ही वॉज द फर्स्ट टू मेजर इंटेलिजेंस
ही वॉज अ फर्स्ट टू मेजर इंटेलिजेंस ऑब्जेक्टिवली. ही वॉज अ फर्स्ट टू मेजर इंटेलिजेंस ऑब्जेक्टिवली. कैसे? ये बोलते थे कि लोगों के ना रिएक्शंस को देखो, लोगों के रिएक्शंस को देखो. रिएक्शंस के बेसिस पर आपको कुछ लोग जरूर ऐसे, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव मतलब होता है एक एक करके, ऑब्जेक्टिव होता है जब आप झुंड के बारे में, ग्रुप के बारे में एक साथ बात करते हो. इन्होंने बोला अगर आप कुछ लोगों के रिएक्शंस को देखोगे ना तो आपको बहुत सारे लोगों की कॉमन मेंटल एबिलिटी नजर आएगी. जैसे आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो और आप ये चाहते हो कि यार आपका झूठ पकड़ा ना जाए, है ना. या फिर ऐसा मान लो कि जो पर्सन आपके झूठ को पकड़ रहा है वो सामने वाले पर्सन से बात कर रहा है, लेकिन आप पीछे खड़े होकर उसको आंखों से इशारा कर रहे हो कि वो ये मत बोलियो मत बोलियो, चुप रहे चुप रहे चुप रहे. अब ये एबिलिटी सिर्फ एक जन में थोड़ी ना होती है. आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते होगे क्योंकि आपने पिक्चरों में या कहीं ना कहीं, या आपने खुद भी स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में अपने दोस्तों के साथ ऐसा करा होगा कि यार इसको मत बता, चुप चुप, सरप्राइज है ये, इसको मत पता लगने दे, ऐसा ये वाली बात. या फिर आपका झूठ ना पकड़ा जाए तो आप इशारे कर रहे हो. तो ये चीज़ बहुत सारे लोगों के अंदर कॉमनली होती है ना, पॉपुलेशन के अंदर. तो वो पता कैसे लगती है? गैल्टन बोलते थे कि आप ना लोगों के इंटेलिजेंस को ऑब्जेक्टिवली कुछ कुछ चीज़ों को आप समझ सकते हो. ऐसा नहीं कि आपने हर किसी के आप डिप्रेशन को समझ लोगे, हर किसी के एंग्जाइटी को समझ लोगे, हर किसी के दुख को आप समझ लोगे. वो तो चलो एक अलग चीज़ है, उसके लिए आपको सब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे. लेकिन अगर आपको लोगों को ऑब्जेक्टिवली समझना है, और अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिवली समझ रहे हो तो इनडायरेक्टली आप उनकी इंटेलिजेंस को समझ रहे हो. तो वो ये कहते थे कि लोगों के एक्सप्रेशन को जानो, उनके रिएक्शंस को जानो, उनके चेहरे को पढ़ना जानो. और इसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट होने की नीड नहीं है. ये गैल्टन खुद बोलते थे कि आपको इसके लिए साइकोलॉजिस्ट होने की नीड नहीं है. आप वो लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन को जानोगे तो बहुत सारे लोगों का एक कॉमन रिएक्शन निकल कर आता है जिससे आपको उनकी करंट मेंटल स्टेट पता लग जाती है. यार आपसे कोई मुंह फुलाकर चिड़चिड़ेपन में घूम रहा है तो आपको वो पता लग जाएगा ना. आज घर पे इंडियन फैमिलीज में क्या होता है कि घर पे आज मान लो काम वाली नहीं आई और त्योहार का टाइम है, बहुत सारा बर्डन है. अब मम्मी बिल्कुल तनतनाती हुई किचन में काम कर रही है तो आप उनसे पूछोगे थोड़ी ना जाकर कि खाने में क्या बना है. चुपचाप जो बना होगा वो खा लोगे, वरना उड़ती हुई कढ़ाई आपके ऊपर आएगी तेल से भरी हुई. तो वो लोगों की मेंटल एबिलिटी को दिखाता है कि आपको सामने वाले को समझ में आ जाता है कि सामने वाला मुस्कुरा रहा है या फिर ये थोड़ा सा मुझसे खफा है, ये चिड़चिड़ा है, या आज पापा का मूड खराब है भैया, चुपचाप बैठ रहे हैं, आज में पापा गुस्से में लग रहे. तो उन्होंने कुछ बोला तो नहीं अपने मुंह से कि भाई मैं गुस्से में हूं, मुझसे बात मत करना, मुझसे दूर रहो वरना मैं सर फोड़ दूंगा तुम्हारा. लेकिन आपको चेहरा देखकर वो जो उनके चेहरे की जो किताब है वो आपको पढ़ने में आ जाती है. गैल्टन बोलते थे कि ऐसे हम बहुत सारे लोगों को उनके कॉमन एक्सप्रेशन को, रिएक्शन को पढ़ सकते हैं उनका चेहरा देखकर, जिससे आप उनकी करंट मानसिक स्थिति पता लगा सकते हो कि ये अभी खुश है, दुखी है, खफा है, अपसेट है, डिप्रेस्ड है. क्योंकि वो चीज पृथ्वी में बहुत सारे लोगों में कॉमन है. ठीक है, भूलना मत इन सब बातों को, टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम सबकी अगर ये आंसर में ये सब बातें मेरे को नहीं मिली तो. तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सर फ्रांसिस गैल्टन के यूजेनिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में. ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को समझ सकते हैं. और कहीं ना कहीं ये हिटलर की, एडोल्फ हिटलर की मेंटेलिटी के साथ कैसे कनेक्टेड है. जब उसने डिस्क्रिमिनेशन करी थी ज्यूज के खिलाफ, वो खुद एक नाजी था लेकिन ज्यूज के साथ उसने कैसा अत्याचार करा था, उसके दिमाग में जो चलता रहता था कि प्योर खून के बच्चे, शुद्ध खून के बच्चे पैदा होने चाहिए हमारे देश में, आर्यन रेस के जिसको हम कहते हैं, आर्य पुत्र पैदा होने चाहिए. और ज्यूज जो हैं उनका गंदा खून है, ऐसे लोगों को मार डालो, पृथ्वी पे रहने का इनका कोई अधिकार ही नहीं है. ये हिटलर की मेंटालिटी तो बहुत बाद में देखी गई, लेकिन ये वाली मेंटालिटी अब फ्रांसिस गैल्टन आपको कितने अच्छे लग रहे हैं इस लेक्चर में कि कितना नॉलेजेबल पर्सन है, कितनी अच्छी अच्छी इसने बातें करी, कितनी ज़्यादा फील्ड में इसका कंट्रीब्यूशन है. लेकिन अपनी ही बातों के ऊपर गोबर कर देगा ये इंसान जब ये यूजेनिक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा इसका. ठीक है, उसको हम समझेंगे अगले लेक्चर में. इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.